अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद। मेरा नाम फजीलुर रहमान है। आई एम द सीईओ ऑफ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज। आज हम जिस टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि आप जब भी कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो जो आपका रियल स्टेट एजेंट होता है, आपका रियल्टर होता है या रियल स्टेट कंपनी होती है, कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछने चाहिए और उन क्वेश्चंस को बिफोर बाइंग आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होने चाहिए। रियल स्टेट एजेंट के जहाँ पे कुछ हक बनते हैं, कुछ उसके तकाजे हैं, इसी तरह आपके एंड पे भी कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं जो आपको अपने जहन में पहले क्लियर कर लेनी चाहिए। इस वीडियो के हम दो पार्ट्स बनाएंगे। पहले में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप प्लॉट खरीद रहे हैं तो कौन से टॉपिक्स को आपने डिस्कस करना है, अपने रियल स्टेट एजेंट से कौन सी चीज़ें आपने ज़रूर पूछनी है, कौन से सवालात हैं जो पूछने हैं। और दूसरे पार्ट में, इस वीडियो के दूसरे पार्ट में, कि जब आप घर खरीदें तो आपने अपने रियल स्टेट एजेंट से उसके मुतल्लिक क्या क्या पूछना है, इसको हम कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लॉट आप खरीदने गए हैं। एक प्लॉट के लिए आपने अपना माइंड मेकअप कर लिया, लोकेशन आपने डिफाइन कर ली। से कि हम इसको एक एग्जांपल बनाते हैं कि आपने बहरिया टाउन के अंदर एक प्लॉट खरीदने के लिए सोच लिया कि मुझे ये प्लॉट बहरिया टाउन के अंदर खरीदना है। अब उस प्लॉट को खरीदने के लिए आप किसी भी रियल स्टेट एजेंट से पहले आप थोड़ा सा अपना वर्कआउट करेंगे, जैसे OLX पे, ज़मीन पे आप उसको सर्च आउट करेंगे। आपको प्राइसेस का आइडिया कुछ ना कुछ हो जाएगा कि उस एरिया में प्राइसेस क्या चल रही हैं। मगर ये फाइनल नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप गाड़ी भी कभी OLX पे देखते तो ज़रूर है, मगर उसके बाद आप उसकी फिजिकल इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं और वहां पे आपको एक टेक्निकल बंदा चाहिए होता है जो गाड़ी को जानता हो। रियल स्टेट एजेंट भी बिल्कुल इसी तरह होता है कि जब आप रियल स्टेट एजेंट, रियल्टर या रियल स्टेट ऑफिस में जब आप जाते हैं तो आपके कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछने हैं, वहां पे जाके उनके साथ डिस्कस करना है। आपने एक प्लॉट डिफाइन कर लिया, आपका बजट है, आप 5 मरला का प्लॉट लेना चाह रहे हैं जिसकी कीमत आपको इंटरनेट पे तकरीबन 30 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक नजर आ रही है। तो आप अब एक रियल्टर के पास गए हैं तो आप बिल्कुल ब्लैंक है उस एरिया के बारे में। अब उस एरिया में आपने डिस्कशन को अपने को स्टार्ट करनी है उसके साथ, और उसके कुछ क्वेश्चंस जो आपने पूछने हैं। सबसे पहला आपका ये क्वेश्चन है कि आपका रियल्टर आपको 5 मरला का प्लॉट या 10 मरला का या 1 कनाल के प्लॉट के लिए मल्टीपल ऑप्शंस दिखाएगा। और ये सबसे पहले चीज हमारी होगी, नक्शे के ऊपर डिस्कस होगी। वो आपको पहले डिफाइन करेगा उस एरिया का मैप, उसके प्रोज एंड कॉन, खूबियां खामियां उस एरिया की आपके सामने डिफाइन करेगा, जो कि आपने अपने पास नोट करते जाना है ताकि आपकी फर्दर वर्किंग के लिए ये एक्सरसाइज आपके पास मौजूद हो कि मैंने उसके ऊपर, आपने कुछ उसके ऊपर घर जाके भी काम करना है। ज्यादा सुने, कम बोलें, और आपके जो जहन में चीजें हैं उनको आप अपने पास नोट करते जाएं। मगर कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो आपने पूछने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, रियल स्टेट में आप जाते हैं, आप एक प्लॉट खरीद रहे हैं, आपके एजेंट ने आपको प्लॉट दिखा दिया, प्लॉट आपको नक्शे पे दिखा दिया। अब आपका पहला क्वेश्चन ये है कि क्या प्लॉट का मौका क्लियर है, वहां पे कोई किसी किस्म की कोई पहले एक्टिविटी तो नहीं है। और अगर ये किसी हाउसिंग सोसाइटी में है तो आपने उस मौके पे जाके पहले ये देखना है कि ये प्लॉट ऑन ग्राउंड मौजूद है या सिर्फ नक्शे के ऊपर मौजूद है। DHA में, बहरिया टाउन में बहुत से ऐसे प्लॉट होते हैं जिनको आप इंटरनेट पे तो बहुत सस्ते पड़ रहे होते हैं, मगर जब आप वहां पे जाते हैं या लोग जब हमें कॉल करते हैं, पूछते हैं, तो हम उनको बताते हैं कि ये प्लॉट ऑफ ग्राउंड है। बिल्डर इसके लिए या हाउसिंग सोसाइटी इसके लिए कमिटमेंट कर रही है कि ये प्लॉट आपको दे दिया जाएगा, मगर आने वाले दिनों में। अगर आने वाले दिनों में अगर आप फ्यूचर बाइंग कर रहे हैं तो आने वाले दिनों के लिए आपने सोचना है कि ये प्लॉट अगर मुझे मिलेगा तो क्या इर्द गिर्द वहां पे पहले से कोई गांव तो नहीं है, बात पहले वहां पे कोई चीज मौजूद तो नहीं है, जैसे कोई एक्टिविटी वहां पे किसी ने कोई खेती बाड़ी कर रहा है वहां पे, या किसी इस तरह की और कोई एक्टिविटी मौजूद है। तो इस चीज के लिए आपने कंसर्न आपका बहुत बड़ा होना चाहिए कि आपने मौके पे जगह को जाके जरूर देखना है, ना कि सिर्फ नक्शे पे। आप उसको ऑन ग्राउंड रियलिटी पे जरूर देखें। ओवरसीज में बैठे हुए हैं, क्लाइंट को बोलें, अपने रियल्टर को बोलें, अपने रियल स्टेट एजेंट को कहें कि मुझे वहां पे ऑन ग्राउंड वीडियो भेजे उस एरिया की, नक्शे के ऊपर मार्क करके। और बाकी आप बहुत सी चीज़ों को गूगल अर्थ के थ्रू आप देख सकते हैं। सैटेलाइट इमेजेस आपके पास होते हैं, ठीक है, वो इतने लेटेस्ट नहीं होते, मगर फिर भी आपको एक अंदाज़ा ज़रूर हो जाता है उस एरिया का कि वहां पे पहले क्या एक्टिविटी चल रही है।
दूसरी चीज आपने ये पूछनी है, जो मेन क्वेश्चन है कि क्या वहां पे पोजेशन मौजूद है। पोजेशन से मतलब ये है कि आज अगर मैं इसकी पेमेंट करता हूं तो क्या कल मैं यहाँ पे घर बना सकता हूँ। सोसाइटी ने अलाउ कर दिया हुआ है यहाँ पे, यानी गैस बिजली पानी के कनेक्शन सड़कें वगैरह क्या वहां पे आ चुकी हैं। सम टाइम ऐसे होता है सोसाइटीज के अंदर के टोटल चीजें रेडी होती हैं मगर वहां पे पोजेशन अभी अनाउंस नहीं हुआ होता। तो ये भी आपने चीज ज़हन में रखनी है कि पोजेशन वहां पे अनाउंस है कि नहीं है। तीसरी चीज, अब दो चीजें आपने देख ली, आपने प्लॉट की लोकेशन देख ली, पोजेशन का पूछ लिया, पोजेशन भी मौजूद है, प्लॉट भी लोकेशन पे मौजूद है। अब आपका अगला सवाल ये होना चाहिए बिफोर के आप उसकी प्राइसेस पूछें, उससे पहले भी कुछ चेक्स हैं जो आपने अपने क्लियर जरूर करने हैं। प्राइस तो डेफिनेटली वो आपको एक आइडिया देगा और आपको भी खुद से आइडिया होगा क्योंकि आप वर्कआउट करके वहां पे किए हैं कि वहां पे प्राइस क्या हो सकती है। अब उसके बाद आपने ये देखना है कि इसकी टर्म्स एंड कंडीशन आपने डिफाइन करनी है। प्राइस डिसाइड हो गई जी, ये प्लॉट 50 लाख रुपए का, तो सबसे पहले आपने टर्म्स एंड कंडीशन में ये डिफाइन करना है कि क्या मैं ये प्लॉट रीसेल में ले रहा हूं या ये डायरेक्ट ऑनर से ले रहा हूं। अमूमन ये होता है कि मार्केट के अंदर जब आप जाते हैं तो प्लॉट जो है वो इन्वेस्टर के पास होता है, इन्वेस्टर ने बयाना किया होता है और ऑनर जो है वो पहले प्लॉट वो बेच चुका होता है। इसके अंदर आपने ये डिटेल्स पूरी देखनी है कि मेरा बयाना किसके साथ होगा। अगर तो आपका डायरेक्ट ऑनर है जिसके नाम पे वो डॉक्यूमेंट्स हैं तो फिर आप कोशिश करें कि आप अपना बयाना डायरेक्ट उनके साथ करें। किसी मिडिल मैन के साथ, देखें जी कानून इस चीज की इजाजत नहीं देता कि आप किसी भी जगह पे टोकन करें। रियल स्टेट एजेंट तक आप ये कर सकते हैं कि आप एक टोकन जरूर डिफाइन कर सकते हैं कि मैं रियल स्टेट एजेंट हूं, आपने मुझे कहा ओके ये प्लॉट मुझे पसंद आ गया, तो आपने सबसे पहले मेरे साथ एक टोकन मनी डिफाइन करनी है जो कि 1 लाख 2 लाख 5 लाख तक हो सकती है और बड़े प्लॉटों में ये 10 लाख रुपए तक टोकन मनी हो सकती है। टोकन मनी की रसीद जरूर लें और जिस वक्त टोकन मनी की आप रसीद लें आपने उसके ऊपर एक चीज कंफर्म करनी है, उस टोकन की कंडीशन क्या है। क्या वो कंडीशनल टोकन है? अगर तो वो कंडीशनल टोकन है तो उसका मतलब ये है कि आपको डील नहीं पसंद आई, आप भी बैकआउट कर सकते हैं, आपका जो सेलर है वो भी बैकआउट कर सकता है। बायर और सेलर दोनों इंडिपेंडेंट है। कंडीशनल टोकन है, नहीं समझ आई कोई और चीज समझ में आ गई। कंफर्म टोकन का मतलब ये है कि अगर सेलर उसको जो है जो बेचने वाला है वो बैकआउट करता है इस डील को, तो इसका मतलब ये है कि वो डबल देगा। और अगर आप उस चीज को डील को कंफर्म नहीं करते या आप अपना चेंज ऑफ माइंड है आपका, तो आपका वो टोकन आपको वापस नहीं मिलेगा। ये एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट होता है जहां पे चीजें जो है बाद में जब टर्म्स एंड कंडीशन निकलती हैं तो टोकन देने से पहले चीजों को कोशिश करें कि आप अपनी कंफर्म कर लें जरूर, ताकि आपको बाद में परेशानी का सामना ना करना पड़े कंडीशनल और कंफर्म टोकन में। अमूमन कोशिश में देखा गया है कि जो रियल स्टेट एजेंट होते हैं वो पहले कंडीशनल टोकन लेते हैं। कंडीशनल टोकन के बाद जब आगे बात मुकम्मल हो जाती है, शराइत तय हो जाती हैं, टोकन बेसिकली इसलिए होता है कि आपका एक इंटरेस्ट भी देखा जाता है कि आप अपनी एक्सरसाइज करवाने लगे हैं। हम आपके सेलर को कॉल करेंगे, जो बेचने वाला है उसको कॉल करनी है, तो हमें बाद में ये पता लगे कि आप तो सिर्फ एक चेक कर रहे थे। तो इस चीज के लिए हम आपसे एक टोकन लेते हैं। तो कंडीशनल और कंफर्म टोकन को चाहे दोबारा रिपीट करके इस वीडियो को देखें, आपको समझ आनी चाहिए कि कंडीशनल और कंफर्म टोकन में क्या है। अब टोकन आपका कंफर्म हो गया, इसके बाद आपने जाना है जी बयाने पे। 1/3 बयाना लिखा जाता है, कई लोग 1/4 करते हैं। कोशिश करें 1/3 बयाना हो आपका। आपकी प्रॉपर्टी के साथ 50 लाख रुपए की चीज है तो एक हैंडसम बयाना करें ताकि अगला बंदा भी पक्का हो, आपको भी पता हो कि आपकी प्रॉपर्टी ये है। एक्सरसाइज में कोशिश करें कि जो कानून है 1/3 बयाना, और बयाना जो है 2500 रुपए वाला स्टाम्प पेपर, गवर्नमेंट के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे, कोई छोटे कागजों पे, सादे कागज पे स्टाम्प पेपर ना लिखें। जो गवर्नमेंट के मुरव्वजा कानून हैं स्टाम्प पेपर के वो आप स्टाम्प पेपर लें। स्टाम्प पेपर पंजाब बैंक से मिलता है। सेलर और बायर दोनों का आईडी कार्ड होना चाहिए ताकि ये स्टाम्प आपका रजिस्टर्ड हो। कल को खुदा ना खास्ता किसी लीगैलिटी में जाना पड़ता है तो आपकी रकम महफूज रहे। सेलर और बायर दोनों के लिए यही हिदायत है, वो दोनों एक स्टाम्प जब लिख लेंगे तो एक एग्रीमेंट पे आ जाएंगे तो दोनों के लिए ये चीज महफूज हो जाएगी। अब आपने स्टाम्प भी कर लिया, आपका स्टाम्प भी हो गया। अब आपने ट्रांसफर का टाइम डिफाइन करना है।
ट्रांसफर का टाइम आपने पहले ही टर्म्स एंड कंडीशन जो बयाने में लिखी है कि हम 30 डेज, विद इन 30 डेज हम ट्रांसफर लेंगे, तो कोशिश करें कि टाइम वो डिफाइन करें कि जिस टाइम में सेलर या बाय दोनों को भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो टाइम डिफाइन करते हुए, और आप उस दिन ट्रांसफर के वक्त पहुंच जाए। ट्रांसफर के वक्त अमूमन आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जितनी भी पेमेंट दे रहे हैं, या तो ये वाया पे ऑर्डर्स दें, पे ऑर्डर्स के सूरत में दें, वाया डिमांड ड्राफ्ट दें, या वाया चेक दें। क्रॉस चेक अमूमन असल में लेता कोई नहीं है, क्योंकि क्रॉस चेक में ये है कि सेलर ने जिस वक्त, और इससे एहतियात भी करनी चाहिए, क्योंकि चेक कब क्लियर होगा, पोस्ट डेटेड चेक पे कोई नहीं करेगा। देखें जी, सेलर उस वक्त सब कुछ लिख के आपको दे देगा, और आपको जो है उस चीज के ऊपर वो क्लैरिटी नहीं, बाद में आपका चेक क्लियर नहीं होता, सेलर की तरफ से, बायर की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसा नहीं करें। पे ऑर्डर्स बनाएं, उसका नाम ले लें, CNIC नंबर ले लें, ताकि आपको भी डॉक्यूमेंटेड पता हो कि आपने पे ऑर्डर्स उनके कहने पे बनवाए हैं। ट्रांसफर ऑफिस जाएं, ट्रांसफर ऑफिस जाते हुए जो एहतियात आपने करनी है, आप वाजबात जो हैं वो जिम्मे सेलर के होने चाहिए। पुराने जितने भी वाजबात हैं वो सेलर पे करे। और ये आपने जिस वक्त आपने एक एग्रीमेंट स्टाम्प पेपर पे लिखा था, बयाने का डॉक्यूमेंट लिखा था, आपने ये चीज पहले डिफाइन करनी है कि चार्जेस कौन देगा, कोई फीसिस वगैरह हैं, कोई प्लेंटीज हैं, वो कौन पे करेगा, सेलर और बायर। चीजों को अगर आप क्लैरिटी में करेंगे, रियल स्टेट एजेंट का काम ये है कि वो आपको चीजें यहाँ पे डिफाइन करेगा। रियल स्टेट एजेंट जो है, मुख्तलिफ एरियाज में मुख्तलिफ कमीशन हैं। पाकिस्तान के अंदर 1% से लेके 2% तक कमीशन चलती है। कुछ डीलर्स आधे % पे भी काम कर लेते हैं, मगर जो मुरवजा है वो 1 या 2% मुख्तलिफ एरियाज के हिसाब से, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची के हिसाब से मुख्तलिफ एरियाज की मुख्तलिफ कमीशन स्ट्रक्चर है। बैरिया टाउन के अंदर अभी तक 1% कमीशन चलती है, और 1% कमीशन फ्रॉम सेलर, 1% कमीशन फ्रॉम बायर। और ये आपने कमीशन स्ट्रक्चर जो है पहले डिस्कस करना है। और जिस दिन आपकी ट्रांसफर हुई है, सेलर भी अपने रियल स्टेट एजेंट को वो कमीशन दे के फारग हो, कोशिश करे कि उसको भी वाया चेक दे, और कोशिश करे कि उसको वाया पे ऑर्डर दे दे। ये भी ज्यादा अच्छी बात है कि पे ऑर्डर दे दिया जाए या कैश दे दिया जाए। कैश ट्रांजैक्शन से अवॉइड करें, क्योंकि जब आप इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शन करने लगे हैं, 30-40 लाख रुपया, आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आप कैश की हैंडलिंग मत करें, क्योंकि ट्रांसफर के लिए आपको किसी सोसाइटी ऑफिस में जाना पड़ता है, तो इतना कैश लेके आप ट्रैवलिंग मत करें। ये चीदा चीजें हैं जो आपको डिफाइन करनी है प्रॉपर्टी लेते वक्त। और प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट्स आपने ड्यूरिंग दैट टाइम, अगर आप समझते हैं कि आपका कोई लीगल एडवाइजर, देखें रियल स्टेट एजेंट को आप सारे इन्वॉल्व करते हैं, 1% कमीशन देते हैं, काफी ज्यादा बन जाती है, 50 लाख रुपए पे 50,000 रुपये बन जाती है। तो आप स्टाम्प वगैरह जब तहरीर करवाएं तो कोशिश करें कि आप किसी लीगल एडवाइजर को बीच में डालें। बहुत से आपको लीगल एडवाइजर मिल जाएंगे जो आपको थोड़े चार्जेस के अंदर आपको अच्छी सर्विसेज दे देते हैं, और उसके अंदर ये होता है कि आपकी सारी चीजें कानूनी तौर पे वो आपको गाइडलाइन देते रहेंगे कि कहाँ पे कितना टैक्स है, कहाँ पे कितना टैक्स नहीं है। अच्छे रियल स्टेट एजेंट आपको, उनके अपने लीगल एडवाइजर होते हैं, उनके बैक ऑफिस टीम होती है, वो आपको गाइडलाइन दे रहे होते हैं कि यहाँ पे ट्रांसफर चार्जेस क्या होंगे। अमूमन लोग पूछते हैं कि टैक्सेस वगैरह कल को क्या होंगे, कल को एक सरप्राइज होता है कि आप टैक्स पेयर नहीं है, तो इतनी CVT थी, इतनी स्टाम्प ड्यूटी थी। तो ये चीजें आप कोशिश करें कि पहले क्लियर हो। डील को बड़ा ट्रांसपेरेंट रखें। देखें, बात जो पहले आपने डिफाइन कर ली वो बहुत अच्छी है, बाद में ये प्रॉब्लमेटिक होगा। बाद में आप कहेंगे मुझे ये चार्जेस नहीं देने थे, वो कहेगा मुझे ये चार्जेस नहीं देने। तो प्लॉट खरीदते वक्त अगर आप इन चंद चीदा जो मैंने आपको हदायत बताई हैं, इन पे अगर आप अमल कर लें, अपने रियल स्टेट एजेंट से ये सवाल पूछ लें, अपने आप को क्लियर कर लें, तो आपके लिए बहुत फायदा होगा, और आपकी ये डील जो है वो इंशाल्लाह स्मूथली जो है वो गो थ्रू हो जाएगी, और आप अपनी प्रॉपर्टी को अपने नाम पे इजीली ट्रांसफर कर सकेंगे। व्यूअर्स, अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि फर्दर वीडियोस आप तक आती रहें। मैं इंशाल्लाह आपके सामने इस तरह की कुछ और वीडियोस, जो भी नॉलेज बेस्ड मेरे पास चीज़ें हैं, इंशाल्लाह मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आप लोगों से शेयर करता रहूँगा, ताकि आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिले और आपकी प्रॉपर्टी बाइंग का जो प्रोसीजर है वो स्मूथ हो। बहुत शुक्रिया आपका, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि जब आप घर लेंगे तो तब आपने रियल स्टेट एजेंट से क्या क्या सवालात पूछने हैं, और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने पहले डिफाइन कर लेनी है बिफोर टेकिंग एनी स्टेप, या बिफोर टेकिंग एनी डॉक्यूमेंटेशन या डिसीजन।
थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।